अपने स्वीट और प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। तुम लोगों को हमने 2 एक्सरसाइज सीट्स दी हुई हैं। एक एक्सरसाइज सीट हमने तुम्हें दिया हुआ है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, दूसरा एक्सरसाइज सीट दिया हुआ है फिनॉल्स के लिए। इन दोनों को पूरा करने के बाद नियरली जो है एरोमेटिक सेक्शन में जितनी बातें होती हैं, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम लोग पूरी तरह से कवर कर ले जाएंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो एक और भी एक्स्ट्रा सीट है मेरे पास एरोमेटिक एमीन्स के लिए, अगर जरूरत पड़ा तो वो सीट भी तुम्हें हम देंगे। तो फिलहाल हमने कहा था सीट को तुम करते रहो और फिर इसका डिस्कशन करेंगे। पहले तो प्लानिंग ये थी कि हम लोग इसे जूम पर या गूगल मीट पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन वहां पर डिस्कशन बहुत मेसी हो जा रहा है। हमने 2 बार ट्राई किया और मतलब जिस तरह का लाइव फीलिंग होना चाहिए कि तुम कुछ बोलो हम कुछ सुने, हम कुछ बोले तुम कुछ सुनो, वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। बात नियरली वन साइडेड ही रह पा रही है। हम ही चिल्ला रहे हैं और तुम चुपचाप बैठ करके सुनते रहते हो और कॉम्प्लिकेशंस बड़े हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि रिकॉर्डेड मोड में ही उस शीट का जो है डिस्कशन तुम्हारे साथ करेंगे और बस लग जाते हैं काम पर आज से हम लोग। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाली सीट है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लोग जो है करते चले जाएंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, अंतिम क्वेश्चन तक जाएंगे। जो क्वेश्चंस आसान होंगे, जैसे हमें लगेगा कि तुमने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। जहां लगेगा कि थोड़ा रुकना चाहिए वहां रुकेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एल्कीन्स हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एंड दे अंडरगो एडिशन विद ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे, CCl4 सॉल्वेंट की तरह से काम कर रहा है। रूम टेम्परेचर मतलब कुछ हीट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर ऐड हो जाता है। सो दे अंडरगो एडिशन विद ब्रोमीन। बेंजीन हैज 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। बेंजीन में ऐसे 3 डबल बॉन्ड्स हैं, बट बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन विद ब्रोमीन। ब्रोमीन का एडिशन तुम कराना चाहो कि बेंजीन पर भी हो जाए, तो बेंजीन पर एडिशन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन इज वेरी इजी। जस्ट एक छोटा सेंटेंस मेरे को बोलना है, प्रश्न को समझना ज्यादा जरूरी है। एक्सप्लेनेशन तो बेहद 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 आसान है। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड जनरल डबल बॉन्ड है। यहाँ पर एरोमेटिसिटी है, तीनों डबल बॉन्ड्स मिलकर के एरोमेटिसिटी बनाते हैं। और एरोमेटिसिटी का मतलब अगर तुम समझते हो, एक तो है कि बस तुम इलेक्ट्रॉन और ये वो देख करके एरोमेटिसिटी बस निकाल लेते हो कि हाँ एरोमेटिसिटी है कि नहीं है। एरोमेटिसिटी मतलब क्या होता है? एरोमेटिसिटी मतलब स्पेशल स्टेबिलिटी। जब जब सिस्टम एरोमेटिक होगा मतलब उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की स्टेबिलिटी आ जाएगी, और अगर एक भी डबल बॉन्ड इसमें से चला गया तो ये स्पेशल स्टेबिलिटी का जो फायदा हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए बेंजीन अपने डबल बॉन्ड्स को सैक्रिफाइस नहीं करता है। हाँ, अगर हम चाहे तो बेंजीन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन कराएं, ब्रोमीन का रिएक्शन कराएं, साथ ही साथ इसमें FeBr3 कैटालिस्ट की तरफ से ले लें। मे बी हमें थोड़ा हीट 50-60 डिग्री सेल्सियस हीट करने की जरूरत पड़ जाए तो वो हम हीट कर सकते हैं थोड़ा सा। और हम देखेंगे कि बेंजीन के साथ ये जो हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे कह दो ये हाइड्रोजन गया और हाइड्रोजन के बदले में अब हमारे पास यहाँ पर एक ब्रोमीन है। तो ये रिएक्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन नहीं है। हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड्स को कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी इसके तीनों डबल बॉन्ड सही सलामत है। स्पेशल स्टेबिलिटी जो यहाँ थी वो यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन के जाने से उस स्पेशल स्टेबिलिटी का कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो यही कि हाइड्रोजन को हटाओ, बदले में कोई नया ग्रुप लगाओ। और जब हम रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ग्रुप को हटाया है और हटा करके उसके बदले में नया ग्रुप लगाया, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं वो तो मैकेनिज्म से ही क्लियर होता है, और ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें बताया नहीं है। हेलोएरिन्स जब हमने स्टार्ट किया था तो हेलोएरिन्स में हमने काफी शुरू से शुरू किया था। ऐसा नहीं था कि हेलोएरिन बीच में आता है तो हमने तुम्हें बीच में से उड़ा उड़ा करके बढ़ा दिया। बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया था ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना आए।
फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक्सरसाइज शीट दे दिया है कि तुम इसे करते चले। तो अगर तुम ये सब कुछ जानते हो तो जैसे प्ले बटन जो होता है उसमें स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। तुम नॉर्मल स्पीड पर पढ़ सकते हो, डबल स्पीड पर पढ़ सकते हो, हाफ स्पीड पर पढ़ सकते हो। तो स्पीड वाला बटन दबा देना तो हम जल्दी 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 बोल बोल मतलब हम तो अपनी स्पीड से बोलेंगे, लेकिन वो कंप्यूटर क्या करेगा, हमें जल्दी जल्दी बुलवा देगा और जल्दी जल्दी तुम पढ़ लोगे। सो ओके, तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है? क्योंकि तीनों डबल बॉन्ड्स मिलकर के एरोमेटिसिटी या स्पेशल स्टेबिलिटी बनाते हैं, और अगर एडिशन रिएक्शन देगा तो स्टेबिलिटी का नुकसान होगा, इसीलिए एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। हालांकि सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिसिटी या स्पेशल स्टेबिलिटी में कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और जस्ट अगला क्वेश्चन यही है ही, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो। यहाँ पर हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं है, उसके बदले में नाइट्रो आ गया है। सभी जगहों पर एक एक हाइड्रोजन है, बाकी के हाइड्रोजन अपनी जगह सही सलामत है। यह है C6H6 और यह है C6H5NO2। तो ये हाइड्रोजन गया, बदले में नाइट्रो आया। रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है, तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन तुम्हें दिया है। NO2BF4 में NO2 पर प्लस है और BF4 पर माइनस है। जब रिएक्शन होगा तो NO2 प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, NO2 प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये है इलेक्ट्रोफाइल, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। बेंजीन रिंग अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 2 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करते हैं। बदले में तुम NO2 को इधर जोड़ते हो तो प्लस का चार्ज इधर लिखोगे। ये बॉन्ड तोड़ा है तुमने, यहाँ नाइट्रो तो यहाँ प्लस, या फिर यहाँ नाइट्रो तो यहाँ प्लस। तो दोनों में से कोई भी रास्ता तुम अपना लो, दोनों इक्विवेलेंट है। तो हमने एक रास्ता ले लिया। इस डबल बॉन्ड को उसी तरह से, इस डबल बॉन्ड को उसी तरह से, ठीक। तो अब यहाँ पर ये क्या था, एरोमेटिक हुआ करता था। यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक तो अब नहीं रहा, ठीक। इसे फिर से अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। इसकी स्टेबिलिटी यहाँ थी, यहाँ पर चली गई, नुकसान हो गया। फिर से नुकसान की भरपाई करना चाहता है, वापस जैसा था वैसा होना चाहता है। तो जैसा था वैसा होने के लिए क्या करें? एक तो रास्ता है कि नाइट्रो जो आया है उसको यहाँ से भगा दे और फिर से वापस उसी जगह पहुंच जाए, पीछे चले जाए। और दूसरा रास्ता ये है कि हम नाइट्रो की जगह, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है, वो भी हम बना दें। तो आते समय तो नाइट्रो ही आएगा, लेकिन जाते समय मेरे पास 2 ऑप्शन है। हम नाइट्रो को हटा करके पीछे जा सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन को हटा दे। हाइड्रोजन को हटा दे, बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींच ले, तो हम देखेंगे इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये ऐसे हाइड्रोजन गया, NO2 यहीं पर आ गया और H पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो NO2 प्लस अंदर, H प्लस बाहर। और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की मदद से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसीलिए मैकेनिज्म को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में रखते हैं, राइट। तो ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, ये बेंजीन या जो भी इस तरह का कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करके ऐसा इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर इंटरमीडिएट में से हाइड्रोजन को हटा करके तुम ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। और बस इतना ही, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट अप्रोप्रिएट रिएजेंट्स फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। जैसे हमें बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो बेंजीन का रिएक्शन किस किस चीज के साथ कराना पड़ेगा। ये सब चीजें तुम कई बार पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार चलो। HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर यूज करते हैं, तब जाकर के बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से सल्फोनिक एसिड बनाना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर बेटर है फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 में क्या होता है कि H2SO4 तो होता ही होता है, H2SO4 तो डेफिनेटली होता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा सल्फर ट्राईऑक्साइड भी पड़ा रहता है। और ये एक्स्ट्रा सल्फर ट्राईऑक्साइड जो रहता है उसमें से उसके फ्यूम्स निकलते रहते, धुएं के जैसा कुछ निकलता रहेगा। वो जो कुछ निकलता रहेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड, उसी को हम फ्यूमिंग H2SO4 कहते हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी काम चलाया जा सकता है, बट दिस वन इज बेटर, इससे बेटर रिजल्ट मिलता है। तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 की मदद से काम कर सकते हैं। क्लोरीन लगाना है तो क्लोरीन और उसके साथ AlCl3 या फिर FeCl3 जो है रिएक्शन में हेल्प करने के लिए चाहिए। ये पूरा का पूरा रिएजेंट होगा। और ये AlCl3 या FeCl3 जो है वो एनहाइड्रस होना चाहिए, मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी रहेगा तो पानी इसके साथ और इसके साथ मिलकर के दोनों को खराब कर देगा और ये रिएक्शन में मदद नहीं कर पाएंगे।
सिमिलरली ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ब्रोमीन के साथ मेरे को FeBr3 लेना पड़ेगा। ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। फिर मैकेनिज्म जब लिखोगे तो समझोगे भी कि ऐसा क्यों यही लेना पड़ रहा है। मिथाइल लगाना है तो मिथाइल के साथ चलो क्लोराइड ले लिया और यहाँ पर AlCl3 ले लिया, और ये एनहाइड्रस हर जगह ध्यान रखेंगे। CH3CO एसाइल ग्रुप लगाना है तो इसके लिए एक तो रास्ता ये है, CH3COCl, ये क्लोरीन को हटाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे, इसको ले जाकर के इसमें जोड़ देंगे, इसके साथ AlCl3। एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप इसको कहते हैं, और इसको एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। या फिर हम चाहे तो एसिटिल क्लोराइड की जगह एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो शुरू में हमने जो है चीजों को थोड़ा सिंपल रखा था। शुरू के डिस्कशन में हमने थोड़ा चीजों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि सिंपल रहे, क्योंकि पहले तुम एक बार चीजों को थोड़ा समझो, तो फिर जब एक बार समझ जाओगे तो फिर उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो धीरे धीरे हम सामने लाते हैं। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, मेरा अपना तरीका होता है। हम सब एक ही बार में तुम्हारे सामने ढेर नहीं लगा देते कि ये रहा ढेर, इसमें से उठा कर ले जाओ, तुम्हें ले जाना है। थोड़ा प्यार से पहले थोड़ा सा बताते हैं, इस बात को समझ करके कि तुम कितना सीख पाओगे, क्योंकि हमने भी तो कभी सीखा है ना। तुम्हें पूरा ध्यान रहता है कि हमने सीखते समय क्या पहले सीखा था और क्या बाद में सीखा था, और अगर खिचड़ी बन गई होती तो शायद हम कभी न सीख पाते। तो उस चीज को माइंड में रखते हुए पहले तुम्हें वही बताते जो तुम आसानी से सीख सको। फिर उसके बाद जो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा वो एक्सरसाइज वगैरह किस लिए होता है, एक्सरसाइज है, सीट है, पता नहीं क्या क्या है, उस सब में देखेंगे ना हम लोग। तो हाइड्रोजन को हटा करके ये ग्रुप लगाना है, एक तो ये रास्ता है, दूसरा ये रास्ता भी है, ये एसिल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप के साथ एसिटिल क्लोराइड, और ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें ये बॉन्ड यहाँ से टूट करके निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन गया बाहर, और ये CH3CO यहाँ पर आ जाएगा, AlCl3 मदद करेगा। या फिर एक और रास्ता हम ले सकते हैं, CH3COOH का इस्तेमाल H3PO4 के साथ कर सकते हैं। इसमें भी वही है, ये यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला पार्ट जाकर के ये बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो तीनों में से कोई भी रिएजेंट लेकर के हम लोग इस तरह का ग्रुप अगर लगाना है तो हम लगा सकते हैं। या इन जनरल कह दिया जाए कि मेरे को बेंजीन से COR ये ग्रुप जोड़ना है, तो इसके लिए हम या तो ClCOR का इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीन को हटाएंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, या फिर OCOR एनहाइड्राइड इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और ये वाला ग्रुप ले जाकर के यहाँ पर जोड़ देंगे। या फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर लें तो भी ये वाला ग्रुप हटाएंगे और ये वाला ग्रुप ले जाकर के इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ पर रिएक्शन में हेल्प करने के लिए AlCl3 और H3PO4 की जरूरत होती है। सो जस्ट पुट ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड। बढ़ते हैं आगे हम। राइट मैकेनिज्म फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस ऑन बेंजीन, इन सभी में रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म आगे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। नाइट्रेशन तो अभी ऊपर देखा है कि नाइट्रेशन में जो है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। सल्फोनेशन में थोड़ा सा जो है सोफिस्टिकेशन है, कहीं कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा SO3 और कहीं कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा SO3H+, ठीक। लेकिन हम लोग यही वाला लेकर के चलेंगे, हमें कहीं एक पर फिक्स होना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में आ गया कि कौन है इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन का, ये या ये, तो हम लोग मतलब सिंगल ऑप्शन आ गया तो ये, मल्टीपल ऑप्शन आ गया तो दोनों ही सही है। अगर बेटर ऑप्शन पूछा जाए ये वाला या ये वाला, चलो ये वाला आंसर किया। लेकिन अगर सपोज मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन आ गया, दोनों ही दे दिया है, तो दोनों को पकड़ो, ये भी काम करेगा ये भी काम करेगा। क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, इसमें साफ साफ इलेक्ट्रोफाइल लिख पाना उस तरह से मुश्किल है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, साफ साफ कह पाना कि क्या इलेक्ट्रोफाइल है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर में इसको भी कहते हैं। जस्ट वेट। Friedel-Crafts alkylation with RCl and AlCl3, Friedel-Crafts acylation using RCOCl and AlCl3। यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस में हम जरा लास्ट वाले रिएक्शन पर आते हैं। RCOCl और AlCl3 में होता क्या है, देखो ये रहा RCOCl प्लस AlCl3। तो यहाँ पर होता क्या है, एल्यूमिनियम जो है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब ऑक्टेट बेचारे का पूरा नहीं है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन जो है चाहिए।
2 इलेक्ट्रॉन नीडेड, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्लोरीन का लोन पेयर पकड़ लेता है। इसकी वजह से होता क्या है, RCOClAlCl3, इसने दिया उसने लिया, इस पर माइनस इस पर प्लस, क्लोरीन पर प्लस आएगा तो ये पीछे वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, क्लोरीन न्यूट्रल हो जाएगा और ये एल्यूमिनियम के साथ पूरी तरह से परमानेंटली हो जाएगा। ये माइनस वैसे ही पड़ा रहेगा, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो AlCl4 माइनस, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ से टूटा, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो RCO प्लस, और इस प्लस को स्टेबल बनाने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, लेकिन वो तुम अपने मन के अंदर समझो, हम लोग यहीं पर रोकते। एसाइलियम आयन इसे कहते हैं, एसाइलियम आयन, और ये जाएगा बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, COR, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कराया। अब इसको यहां जोड़ोगे तो प्लस यहां आएगा, यहां जोड़ोगे तो प्लस यहां आएगा, दोनों इक्विवेलेंट सिचुएशंस है, कोई मुश्किल नहीं है। सो COR, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, फिर इस अभी ये एरोमेटिक हुआ करता था, अभी एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिसिटी मेरे को फिर से चाहिए, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन अंदर करो, एंड नाउ वी है COR और हाइड्रोजन गया बाहर। ठीक, तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है, और इन तीनों में ही ठीक, हम ऊपर जो रिएजेंट्स हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस करे थे, यहाँ से ये क्लोरीन हटेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन हटेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन हटेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, तो तीनों में ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोफाइल 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 की तरह से काम करेगा। तुम चाहो तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस अभी भी लिख सकते हो, ठीक, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस अभी भी लिख सकते हो, और कंप्लीट प्लस आ जाएगा तो कोई अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो यही इलेक्ट्रोफाइल जो जाकर के बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन को हटाना है, और हाइड्रोजन को हटा करके उसके बदले में यही वाला ग्रुप धीरे से चिपका देना है। सो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो RCO प्लस लिख सकते हैं, राइट। अब कभी कभी ये भी झंझट होता है, जैसे हम लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी गहराई की तैयारी हमको रखनी चाहिए। RCO प्लस यही लिखा था ना, कार्बन पर प्लस का चार्ज है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। हालांकि ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ कार्बन पर जब तक पॉजिटिव चार्ज था 6 इलेक्ट्रॉन वाली व्यवस्था थी, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं तो ऑक्सीजन का तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट था, लेकिन जैसे इसने लोन पेयर डोनेट किया अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है। तो एसाइलियम आयन का स्ट्रक्चर ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है या ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है, तो हम लोग कहेंगे ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है। दोनों इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कह दो 95% स्टेबिलिटी 5% स्टेबिलिटी, उसका कंट्रीब्यूशन 95%, इसका कंट्रीब्यूशन 5%। जस्ट ऐसे ही, ऐसे एक नंबर देकर के तुम्हारे मन में एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई रूल मत बना लेना कि नहीं एकदम 95 पर ही लड़ाई हो जाएगी, कोई 96 या 94 कर दिया तो अब मारपीट करने के लिए हम चल देंगे, कुछ भी हो सकता है, लमसम ऐसा ही। तो मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये बहुत कम स्टेबल है। इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा, इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में कम होगा। फाइन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विद RCl एंड AlCl3, अगर ये दोनों मिलकर के फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यही सोचना है ना। तो देखो क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन पर माइनस, एल्किल ग्रुप पर प्लस। अगर ये एल्किल ग्रुप टर्शियरी है तब तो कंप्लीट प्लस इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर प्राइमरी है तो कंप्लीट प्लस नहीं आ पाएगा। ध्यान देना, टर्शियरी है तो कंप्लीट कार्बोकेटायन, और अगर कंप्लीट नहीं है तो पार्शियल कार्बोकेटायन भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। तो हम लोग अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहे तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये R, ये है Cl, AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट करने से क्या होगा, RCl और AlCl3, इस पर माइनस इस पर प्लस, जब प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, अभी एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि बॉन्ड टूट रहा है, ठीक, इस पर आया ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कह दो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इस पर, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इस पर, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज जब डिवाइड हो गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज जितना कम हुआ इस पर उतना बढ़ गया, और ये AlCl3 उसी तरह से। और सिचुएशन आते आते ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये क्लोरीन विथ AlCl3 माइनस, कुल मिलाकर के ये AlCl4 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा।
तो कहीं कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल ये होगा और कहीं कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल ये होगा, डिपेंड करता है कि ये कार्बोकेटाइन जो है पॉजिटिव चार्ज ले पाएगा कि नहीं। तो टर्शियरी कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज आसानी से ले लेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। टर्शियरी कार्बन नहीं है, प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन में ये कार्बोकेटाइन तो बन नहीं पाएगा, तो ये डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो जो भी केस हो, जैसे जो भी केस हो, अगर मान लो यहाँ पर ऐसे बना देते, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, तो ये डबल बॉन्ड और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इसको यहाँ जोड़ोगे, इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और इसके साथ रिएक्शन होगा तब भी कुछ वैसी ही चीज है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये उधर इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, जब इसको इस पर जोड़ोगे तो यहाँ प्लस आएगा, या इसको इस पर जोड़ोगे तो यहाँ प्लस आएगा। तो दोनों का जो नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट स्टेप रिजल्ट है, वो कॉमन है। वो ये कि अब हमें मिल गया, दो बॉन्ड्स बचे रहेंगे, यहाँ पर एल्किल ग्रुप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर इसमें से हाइड्रोजन हटा दो, रिएक्शन पूरा हो जाएगा। सो सारे मैकेनिज्म्स एक ही जगह एक ही जैसे है नियरली, केवल इलेक्ट्रोफाइल जो है बदलता रहता है। ध्यान देना, सभी रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा, मैकेनिज्म एक ही जैसा है। ऊपर नाइट्रेशन का मैकेनिज्म हमने लिखा था, अभी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का मैकेनिज्म हमने तुम्हारे लिए लिखा है। इधर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म तुम्हें समझाने की कोशिश करेगी, एल्किल ग्रुप जो है उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो इन सभी का मैकेनिज्म नियरली एक ही जैसा होता है। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इन सभी का रिएक्शन मैकेनिज्म एक ही जैसा होता है। इन जनरल, अगर हम बेहद जनरल वे में लिखना चाहें तो हम बहुत बार ऐसे भी लिख करके काम चला देते हैं कि ये रहा तुम्हारा बेंजीन रिंग और ये रहा एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से कहीं से भी आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल रहा। और इलेक्ट्रोफाइल जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो तुमने जोड़ा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ प्लस यहाँ, उसके बाद इसमें से ये वाला हाइड्रोजन हटा करके इलेक्ट्रॉन अंदर लिया और अंदर लिया, तो एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और E यहीं पर आ जाएगा और H प्लस यहाँ हो जाएगा। पहला स्टेप स्लो होता है बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट होता है। क्यों स्लो है? क्योंकि एक स्टेबल चीज से अनस्टेबल चीज बना रहे हो। जैसे तुम्हारे पास कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें और हमको तुम तुम्हारा छीनना चाहते हैं, क्या तुम जल्दी से दोगे? आंसर नहीं, तुम पूरी कोशिश करोगे तुम्हारी चीज कोई न छीन पाए। तो इसके पास स्टेबिलिटी है, तुम इसकी स्टेबिलिटी छीन करके इसको यहाँ पहुंचाना चाहते हो। ये जल्दी जल्दी नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे बिना मन का जाएगा। और फिर यहाँ क्या है कि अब ये अनस्टेबल से स्टेबल बनने जा रहा है, तो डेफिनेटली तेजी दिखाएगा ही दिखाएगा। जब कोई अच्छी चीज मिलने वाली है तो सभी लोग तेजी दिखाते हैं, ये भी तेजी दिखाएगा। तो ये स्लो, ये फास्ट, और जो स्लो होता है स्टेप वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है रिएक्शन का। मतलब रिएक्शन का रेट इसी स्टेप पर मोस्टली डिपेंड करेगा। मोस्टली क्या, इसी पर डिपेंड करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस तरह से जनरल मैकेनिज्म इन सभी के लिए लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल बदलता रहेगा, अदरवाइज जो है रिएक्शन मैकेनिज्म नियरली सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई डू वी यूज एनहाइड्रस AlCl3 इन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन एटसेट्रा? अगर if AlCl3 is what will happen if AlCl3 is open to moisture? अगर हम मॉइस्चर आ जाने दे, थोड़ा नमी आ जाने दे, तो AlCl3 को क्या हो जाएगा? तो तुम जानते हो ना AlCl3 कैसे काम कर रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था RCOCl के साथ रिएक्शन करना है तो क्लोरीन का ये लोन पेयर ले रहा है। अब सपोज मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर मतलब पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर इसको पहले ही दे देगा, इसका पेट पहले ही भर जाएगा। जब इसका पेट भरा रहेगा तो इधर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं और ये रिएक्शन कभी इनिशिएट नहीं कर पाएगा। That's why we need AlCl3 in anhydrous mode। पानी नहीं रहना चाहिए, पानी रहेगा तो खराब कर देगा। AlCl3 बेकार हो जाएगा पानी के साथ रिएक्शन करके, फिर इसका लोन पेयर नहीं ले पाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Which of the following reactions can be reversible? इनमें से कौन कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है? तो इस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो नाइट्रेशन इज नॉट रिवर्सिबल, सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, क्लोरिनेशन नॉट, ब्रोमिनेशन नॉट एंड आयोडीनेशन नॉट। हमको अगर जैसे केवल एकदम बहुत ही गहरी पढ़ाई करनी हो तो ठीक है, तुम जितनी गहरी चाहे उतनी गहरी पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर काम की पढ़ाई की बात करें, सल्फोनेशन को याद रखना, आयोडीनेशन हमने दे दिया था, इग्नोर इट, भूल जाओ इसे। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। जैसे हम बेंजीन को फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दे, तो रिएक्शन कराओगे तो तुम देखोगे
ये बन जाएगा बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको जब हम लोग पानी के साथ, ठीक, डेफिनेटली पानी स्टीम के फॉर्म में रहेगा और 175 डिग्री सेल्सियस पर, और हाइड्रोजन आयन मतलब एसिडिक मीडियम में, तो ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये जाएगा और इस सल्फोनिक एसिड ग्रुप को हटा देगा, हटा करके खुद लग जाएगा। तो अब यहां पर वापस H आ गया। तो सल्फोनेशन रिवर्सेबल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं, हाई टेम्परेचर पर। नॉर्मल टेम्परेचर पर रिवर्सेबल नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर पर बस ये रिएक्शन होगा एक डायरेक्शन में। नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन सिर्फ यही होगा, जब टेम्परेचर हाई करोगे तो रिएक्शन जो है रिवर्सेबल हो जाएगा। रिवर्सेबल होने का मतलब हम इधर से इधर भी सोच सकते हैं और इधर से इधर भी सोच सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा है या ये ज्यादा है। जो ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा मौके मिलेंगे। कुछ उस तरह का चीज सोच सकते हो। तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हाई करो, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन हाई करो, टेम्परेचर ज्यादा करो, पानी रखो, रिएक्शन होगा, ये यहाँ से हट जाएगा, इसके बदले मैच आ जाएगा। तो सल्फोनेशन इज रिवर्सेबल रिएक्शन। साथ ही साथ सल्फोनेशन के बारे में एक और भी चीज है, हालांकि हम लोगों को कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है, जैसे तुम चले गए, तुम लोग मानते भी तो नहीं ना हो, तुम लोग चले जाओगे एलएन का टेस्ट देने पहुंच जाओगे, तो फिर आकाश का टेस्ट देने पहुंच जाओगे, तो फिर कैटजी का टेस्ट देने पहुंच जाओगे। एक टेस्ट से तुम्हारा पेट भरता नहीं है। अगर एक जगह इत्मीनान से पढ़ो तो मतलब क्या है, थोड़ी सी पढ़ाई करोगे, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग में जो सीट मिल गई उसको लगा लोगे, क्या नहीं हो जाएगा उतने से। लेकिन तुम क्या है, एलएन है तो मेलेन है तो आकाश है तो कैटजी है तो फिटजी है, जहां है हर जगह तुम टेस्ट देने पहुंचे रहोगे। जो जिसको आता है वो एक आध टेस्ट भी देगा तो वही परफॉर्मेंस लाएगा, जिसको नहीं आता उसको हम 1 लाख टेस्ट दिलवा दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए जो चीजें क्लास में पढ़ाई जाती है उनको सीखने की कोशिश करोगे। जो क्लास में पढ़ाया गया तुमको इतना अच्छे से आना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो तुम किसी और को भी उतना समझा सको। तब तो समझो तुमने क्लास में सीखा। उसके बाद फर्क क्या पड़ता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत तुम्हें परेशान कर सकता है, कोई कोई क्लास में हम लोग इतनी गहराई तक ले जाते हैं चीजों। तो ये जो टॉपिक बता रहे हैं एकदम पूरी तरह से फालतू टॉपिक है। तुम पहुंच गए एलेन फेलेन का टेस्ट देने और कहोगे कि सर ने बताया नहीं था, बस उसी लिए। फिर सल्फोनेशन जो होता है इसमें काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट भी होता है। सल्फोनेशन हैज काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। हम बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं ना, बस इतना ही, अगर कभी आए तो तुम कर लेना। ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है हम जानते हैं। C6H6 है बेंजीन और C6D6H के बदले में D लगा दिया, हाइड्रोजन के बदले में ड्यूटेरियम लगा दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर नहीं आएगा, जैसा जैसा ये रिएक्शन करेगा वैसा वैसा ये रिएक्शन करेगा। तो इसका सल्फोनेशन करोगे तो C6D5SO3H, इसका सल्फोनेशन करोगे C6D5SO3H। मतलब एक H को हटाया ये ग्रुप लगा दिया, एक D को हटाया ये ग्रुप लगा दिया। ये रिएक्शन थोड़ा फास्टर है, ये रिएक्शन थोड़ा स्लोअर है। तो जब एक आइसोटोप बदल दिया जाए, हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम लगा दिया जाए, स्पेशली यही, मतलब वैसे तो हम बहुत सारे आइसोटोप्स बदल सकते हैं, कार्बन 12 की जगह कार्बन 13, कार्बन 14 लगा सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं। बट काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी स्टडी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम पर ही रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम का जो वजन होता है दोगुना होता है। दोनों छोटे छोटे आइटम्स है, लेकिन दोनों का जो अंतर है दोगुने का अंतर है। बाकी जगहों पर ये अंतर नहीं होता। तो कार्बन 12 से कार्बन 13 कर दो, थोड़ा सा अंतर आया, दोगुना नहीं हुआ। कार्बन 14 कर दो, थोड़ा सा अंतर आया, दोगुना नहीं हुआ। क्लोरीन 35 से क्लोरीन 37 कर दो, क्लोरीन 37 कर दो, अंतर आया, लेकिन ये जो अंतर है बेहद 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 छोटा सा अंतर है, काउंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ H से D करते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होता है 2, तो सीधा सीधा जो है डबल हो गया। डबल होने से यहाँ पर जो कुछ दिखाई पड़ेगा अंतर वो ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इसीलिए हम लोग केवल H और D में स्टडी रखते हैं। और हम देखते हैं सल्फोनेशन के लिए हाइड्रोजन फास्टर रिएक्शन करता है, जबकि ड्यूटेरियम स्लोअर रिएक्शन करता है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये चीज क्या है, काइनेटिक आइसोटोप। काइनेटिक मीन्स स्पीड से रिलेशन है, आइसोटोप मतलब आइसोटोप से रिलेशन है कि जब तुमने आइसोटोप बदला तो स्पीड बदल गया। हैवियर आइसोटोप के साथ स्लोअर रिएक्शन। व्हाई इट इज सो? H के बदले में D लगा दिया, रिएक्शन धीरे धीरे क्यों हो रहा है भैया, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इट्स वेरी सिंपल। ड्यूटेरियम मजबूत बॉन्ड बनाता है, ड्यूटेरियम मजबूत बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एफर्ट लगेगा। ज्यादा एफर्ट लगेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा।
और दूसरी चीज, ये जो ड्यूटेरियम का बॉन्ड टूटेगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी टूटना चाहिए। तो इसके लिए दो पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में लिखोगे। एक, सी डी बॉन्ड जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन सी एच बॉन्ड, ये पहला पॉइंट लिखोगे। और दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, सी डी बॉन्ड ब्रेक्स इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कुछ ऐसा लिख सकते हो। हालांकि थोड़ा यहाँ अगर हम बहुत गहराई में जाए तो कुछ और भी चीजें निकल करके आएंगे, लेकिन हम उतनी गहराई में जा रहे हैं जिससे तुम्हारा काम बन जाए बस। तो सी डी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए भी तोड़ने में ज्यादा एफर्ट लगेगा। और केवल इसी से मतलब नहीं, अगर इतना ही होता तो ये चीज ना देखने को मिलता। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टूट रहा है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ये अफेक्ट भी करता है। रिएक्शन वैसे ही धीरे धीरे चल रहा था, बॉन्ड मजबूत कर दी और धीरे धीरे होने लगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लोएस्ट स्टेप, तो वह पहले से बहुत धीरे धीरे चलता था, ऊपर से तुमने एच की जगह डी लगा दिया और भी धीमा हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस में एच के बदले में डी लगाने से रिएक्शन स्लोअर हो जाता है और कुछ रिएक्शंस में नहीं भी होता है। कुछ जगहों पर एच के बदले डी लगाओगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और कुछ जगहों पर एच के बदले में डी लगाओगे तो रिएक्शन स्लो नहीं होगा। तो जहां पर रिएक्शन स्लो हो जा रहा है मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से इसका कुछ रिलेशन जरूर होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से इसका कुछ रिलेशन जरूर होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर और अंदर नहीं जा रहे, बस इतने पर ही रुकने, क्योंकि जितना अंदर जाएंगे तुम फंसते जाओगे। ओके, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू बेंजीन? अभी ऊपर तुमको बता ही दिया था कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको बेंजीन में बदलना है। बेंजीन में बदलने का मतलब इसको हटाओगे, इसके बदले में तुम एच लगाओगे। कैसे लगाओगे? स्टीम का इस्तेमाल करोगे। स्टीम बोले तो पानी, टेम्परेचर 175 डिग्री सेल्सियस और मीडियम एसिडिक, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से अटैक करेगा और इसको हटा देगा, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट? अभी तुम्हें बताया ही है सल्फोनेशन, ठीक, आयोडीनेशन इग्नोर इट, इसको क्वेश्चन में से उड़ा दो, हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते। लिखते समय जोश में आकर के लिख दिया था, लेकिन अब लगता है कि बेकार ही लिख दिया। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, इन सारे रिएक्शंस को पूरा करना है। तो अगर हम सिंपल सोचें तो AlCl3 क्या करता है? क्लोरीन को बाहर निकालने में मदद करता है। क्लोरीन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह जाकर के बेंजीन से जाकर के जोड़ देना है इसको ले जाकर के। तो यहीं पर ये वाला ग्रुप लगा देना चाहिए। तो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH2CH2CH3। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ये बहुत ही थोड़ा सा बनेगा। मेन प्रोडक्ट रिएक्शन का ये है CH3CH3। ये कहां से आ गया भाई? डेफिनेटली कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, H यहां से यहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट मिलता है। ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि प्रोपाइल ग्रुप नॉर्मल लेकर के चले हैं, लेकिन यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाए। क्यों? क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप का जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा। सो दिस इज गोइंग टू द प्रोडक्ट। HF के साथ रिएक्शन कराओगे, H पर प्लस, F पर माइनस। H को इसमें जोड़ोगे ना, H को यहाँ जोड़ोगे तो प्लस यहाँ आएगा, H को यहाँ जोड़ोगे तो प्लस यहाँ आएगा। तो यहाँ पर जो प्लस आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर प्लस आएगा तो कम स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि H को जब तुम इसके साथ जोड़ोगे तो तुम्हें जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो यही कार्बोकैटायन मिलेगा, तुम्हें यही कार्बोकैटायन मिलेगा, और ये कार्बोकैटायन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। H2SO4 एंड OH, अल्कोहल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि OH को हटाया जा सकता है एसिडिक मीडियम में। जब ये हटेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा। अभी कैसा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी। फिर इधर से इधर ये शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर से वही प्रोडक्ट, राइट, फिर से वही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये ऊपर के जो तीन रिएक्शंस थे, प्लस पहले यहाँ आया, रीअरेंजमेंट हुआ, प्लस यहाँ आया, प्रोडक्ट ये बना। इसमें तो डायरेक्टली प्लस यहाँ ही जाएगा, फिर प्रोडक्ट वही बना। इसमें पहले प्लस यहाँ आएगा, रीअरेंजमेंट होगा तो प्लस यहाँ आएगा और फिर से वही प्रोडक्ट बना। इसमें आ जाओगे CH3 CH2 COCl, इसमें क्लोरीन निकालोगे, इस पर आएगा प्लस और यही आकर के इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो Q की जगह डेफिनेटली हमारे पास जो मिलेगा COCH2CH3 यही बनेगा ना। क्लोरीन को हटाओ, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओ, इसको लाकर इसमें जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट। फिर NaNH2 और NaOH, इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना। अभी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर हमारा चल ही रहा है,
वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं है। 11th में अगर तुम लोगों ने हमसे ही पढ़ा हुआ है तो 11th वाले पोर्शन में हमने ये रिएक्शन पढ़ाया था, नहीं भी पढ़ाया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दिस रिएक्शन C डबल बॉन्ड O, ठीक, चाहे कीटोन का रहे चाहे एल्डिहाइड का रहे। कीटोन रहेगा तो भी चलेगा, एल्डिहाइड रहेगा तो भी चलेगा, ठीक। एल्डिहाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। इसका रिएक्शन अगर हम NH2 इसको हाइड्राजीन कहते हो, हाइड्राजीन कहते हो, और इसके साथ कुछ बेस जैसे NaOH या कुछ भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये हट जाएगा और इसके बदले में 2 हाइड्रोजन। हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, फिलहाल याद रखोगे, अगर मैकेनिज्म जरूरी लगेगा तो हम बाद में बता देंगे। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते समय देख लिया जाएगा, फिलहाल जस्ट मेमोराइज। ये रिएजेंट कीटोन के C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदल देता है, मतलब एल्केन टाइप का सिचुएशन ला दिया। सेम हियर RCH और H2, राइट। तो या फिर हम एक और रिएजेंट जिंक अमलगम, जिंक को मरकरी में घोल लेते हैं, किसी भी मेटल को जब मरकरी में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन को अमलगम कहते हैं। तो जिंक अमलगम और HCl का मिक्सचर भी इस काम को कर सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट इस्तेमाल करो तुम यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। एंड सेम हियर, इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट यहाँ पर लगा दो तुम यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदलना है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इस वाले रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसे नाम देते हैं क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन। एक रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन को हटा करके तुमने हाइड्रोजन लगाया, रिडक्शन। और अगर इस वाले रिएजेंट के साथ उल्टा लिख दिया, सॉरी, क्लीमेंसन ये नीचे वाला है, थोड़ा ध्यान मेरा इधर उधर चला गया। क्लीमेंसन रिडक्शन, और इसको बोलते हैं ओल्फ किश्नर रिडक्शन। तो बस ये 2 रिएजेंट्स, 2 नाम और ये रिजल्ट अपने को याद रखना है बस। अब इन सब के साथ इसको डिस्कस कर दे तो यही C डबल बॉन्ड O जो है जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH2 हो जाएगा। इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिया तो CH2 हो गया, और पीछे ये वाला जो पोर्शन लगा था वैसे चिपका दो तो CH2 CH3। तो एग्जैक्टली इस रिएक्शन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है कि ये कौन सा ग्रुप है, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। कभी कभी प्रश्न ये होता है कि बेंजीन के साथ तुम्हें नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप लगाना है, तुम कैसे लगाओगे। नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप लगाने की जब भी कोशिश करोगे यही रिएक्शन तुम प्लान करोगे क्या, ये प्लान करोगे, तुम सोचोगे नॉर्मल प्रोपाइल बन जाएगा, लेकिन ये न बन करके बार बार ये बन जाएगा, आइसो प्रोपाइल बन जाएगा। तो नॉर्मल प्रोपाइल बनाना है तो हमको यही रास्ता लेना पड़ता है कि पहले 3 कार्बन की चेन जोड़ दिया कीटोन ग्रुप की मदद से, और फिर कीटोन ग्रुप का रिडक्शन कर दिया तो 3 कार्बन का प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। तो अगर हमें नॉर्मल एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जोड़ने हैं तो इस तरह के रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। पहले एसाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं इसे ना, एसाइलेशन, और फिर एसाइलेशन के बाद कीटोन का रिडक्शन, दैट्स ऑल। और क्या क्या इसमें बचा है, जस्ट मोमेंट, छोड़ो। हाउ विल यू कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, ये तो अभी देखो ऊपर जो बताया था फिर वही नीचे क्वेश्चन दे दिया कि मेरे को ये 3 कार्बन का चेन चाहिए तो क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि पहले बीच में हमें ये बनाना पड़ेगा, ठीक, बीच में मेरे को ये बनाना पड़ेगा COCH2CH3, पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां बाय रिडक्शन। सेम हियर, मेरे को यहां से यहां जाना है तो बीच में पहले मेरे को ये बनाना पड़ेगा COCH2CH2CH3, पहले यहां से यहां आएंगे फिर यहां से यहां जाएंगे। तो यहां से यहां कैसे आते तुम जानते हो, यहां से यहां कैसे जाते हैं ये भी तुम जानते हो, तो बस काम खत्म। राइट मैकेनिज्म फॉर फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। कितने क्वेश्चंस है यार इसमें भी, चलो 2-3 क्वेश्चंस और है, फिर एक्सरसाइज सेकंड आ जाएगा, उसको हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। राइट मैकेनिज्म फॉर फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म लिखना है। C डबल बॉन्ड और HCl और AlCl3 मिलकर के ये पता नहीं कहां से बना दिए, ये हमें जो है लिखना है। कैसे कैसे ये सारा कुछ हुआ ये हमको जानना है। तो C डबल बॉन्ड O और HCl, एक चीज यहां पर हम लोग समझे, जैसे अगर मेरे को यहां से रिएक्शन कराते ClCOR,
RCOCl एसिल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करा दे तो यहाँ से क्लोरीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और एज अ रिजल्ट COR, ठीक, एसाइल ग्रुप आ जाएगा इसके अंदर। अगर हम इसी तरह से प्लान करें ClCOH इसके साथ रिएक्शन करा दे बेंजीन का, ठीक, फॉर्माइल ग्रुप और क्लोराइड ग्रुप, तो फॉर्माइल क्लोराइड कहोगे। तो जैसे यहाँ AlCl3 ले लेते हैं वैसे यहाँ AlCl3 ले लेना। ये क्लोरीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, बाकी के डबल बॉन्ड्स माइंड में रखो। इस पार्ट को लाकर यहाँ पर जोड़ दो, तो जैसे यहाँ पर CO के बाद R था वैसे यहाँ पर CO के बाद H हो जाएगा। हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन बस सोच ही रह जाती है, ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ClCOH जिससे तुम फॉर्माइल क्लोराइड कहते हो, पेपर पर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, सारे बॉन्ड्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पाया ही नहीं जाता है। तो अब हम क्या करें, ये रिएक्शन कैसे कराएं? तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग CO प्लस HCl का मिक्सचर यूज करते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू HCOCl। ये इसके इक्विवेलेंट होता है, तो हम इस मिक्सचर का इस्तेमाल करके ये रिएक्शन जो है कराने के बारे में सोच सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर CO HCl और AlCl3 रहे तो इन सबके साथ मिलाकर के यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा बस हमें बेसिक स्टेप्स फॉलो करते चले जाने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओगे, ऑक्सीजन पर प्लस, कार्बन पर माइनस, ठीक। HCl और AlCl3 को मिला दो, ये क्लोरीन उसके पास चला जाएगा, H प्लस फ्री हो जाएगा, H पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, बॉन्ड A से टूटेगा, क्लोरीन को उसमें भेज देना, H को इसके साथ चिपका देना, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा HCO पर प्लस है। वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन पर प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड को। और अगर इसको अगर हम बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करने का मौका दे दें तो इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तुमने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और एज अ रिजल्ट दो डबल बॉन्ड्स तो उसी तरह से रहेंगे, एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए तुम जानते हो यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके उसको अंदर करोगे एंड फाइनली वी हैव COH, CO and so this is going to be your recipe, ठीक। तो ऐसे बनाइए, यही है इसका मैकेनिज्म। फिर इसी तरह से दूसरा भी है, ये HCl, AlCl3 वाटर एसिडिक मीडियम और फिर से एल्डिहाइड ग्रुप बना है। इसका भी मैकेनिज्म लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग इसका मैकेनिज्म? हो जगह की कमी, ये बात नहीं, हम लोग इतना एडजस्ट कर लेंगे। HCl नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये H प्लस के साथ रिएक्शन करके H C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ H अपना लोन पेयर डोनेट किया, नाइट्रोजन पर प्लस आया। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, एज अ रिजल्ट बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। चल क्यों नहीं रहा है वो पेज, यहाँ पर पूरा हो गया इसीलिए वो दिख नहीं रहा है बीच में, या पेज खत्म। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसको ला करके यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो फिलहाल अपने हाथ में जो आया दैट इज यहाँ पर प्लस का चार्ज, यहाँ पर C, देखो क्या क्या जोड़ना है, कार्बन, कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, तो चलता ही नहीं, कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NH। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी जान लो, उसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इस बॉन्ड को हटा करके अगर मेरे को कहीं पर भी डबल बॉन्ड NH इस तरह से पड़ा हुआ है तो हम उसको डबल बॉन्ड O में बदल सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ इतना करना है, पानी के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराना है। इसको तुम ऐसे समझो, जब भी बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन पर माइनस और माइनस, कार्बन पर प्लस और प्लस, और पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से क्या बनता है, H पर प्लस और प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस और माइनस। तो इसका H इसमें जोड़ देना, H इसमें जोड़ देना और O इसमें जोड़ देना। तो C के साथ दो बार O जोड़ोगे तो C डबल बॉन्ड O बनेगा ना। तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म ना, कुछ इस तरह की चीजें हैं यहाँ। एक बार फिर से इसको तुम शुरू से देखते चले जा सकते हो। हालांकि ये मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया हुआ है कहीं, एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं याद आ रहा है कहाँ डिस्कस किया, बट आई हैव डिस्कस्ड। इसके साथ रिएक्शन हुआ, इसका नाइट्रोजन पर प्लस आया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पर प्लस आया, बेंजीन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया,
बेंजीन रिंग के कार्बन पर प्लस आया, फिर यहाँ से तुम हाइड्रोजन हटा दोगे तो अच्छा वो हाइड्रोजन वाला स्टेप हमने मिस कर दिया, तो चलो उसको तुम सीधे समझ लेना, ठीक, हम सीधे इसको ऐसे लिख देते हैं, राइट, कि जब ये यहाँ अटैक करेगा तो इसका एक हाइड्रोजन तो तुम हटाओगे ना, तो सीधे यहाँ पहुंचे और फिर इसके बाद कीटोन बना लिया, सॉरी सी डबल बॉन्ड एन को डबल बॉन्ड ओ से रिप्लेस कर दिया, इसके लिए पानी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया, बॉन्ड तोड़ेंगे, नाइट्रोजन पर माइनस माइनस, कार्बन पर प्लस प्लस, कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन जोड़ दिया, नाइट्रोजन के साथ ये वाला H और ये वाला H जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा NH3 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड एंड दैट्स ऑल। हाउ यू कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को तुम कैसे पूरा करोगे, अरे 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 तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है चलो हम लोग बस इस एक्सरसाइज को इतने पर रोकते हैं ना। अब ये दूसरे टाइप के रिएक्शंस आ गए, इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कोई बहुत लेना देना नहीं, तो इस रिएक्शन को, इस एक्सरसाइज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे डिस्कशन क्लास में, तो बाकी बचे हुए चीजों पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।